हेलो स्टूडेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में व्यावसायिक पर्यावरण के मार्ग में कौन से बाधक तत्व हैं। ऑब्स्टेकल फैक्टर इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व में आज सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक क्षेत्र में उभर कर सामने आ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ये जो आर्थिक स्थिति में आज भारत की स्थितियां बन रही है विश्व के समक्ष, इसके क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थान दिलाने में अपनी बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन से ऐसे बाधक तत्व हैं जो भारत को तीव्र गति से आर्थिक महाशक्ति बनने में रोड़ा लगा रहे हैं। इनमें सबसे पहली जो हमारी बाधक तत्व है वो है जनसंख्या की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या सारे समस्याओं की जननी होती है। जो भी समस्याओं की हम बात करते हैं उनके मूल में जनसंख्या ही होती है। उसका कारण यह है कि जनसंख्या एक विकराल रूप में हमारे सम्मुख होती है। एक समूह के लिए जब हम योजना बनाते हैं या एक जनसंख्या के खंड के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं तो योजना के क्रियान्वयन होते तक जो खंड होता है उसमें जनसंख्या में पुनः वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार से हमारे जो योजनाएं होती हैं वो उतनी फलीभूत नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। तो जनसंख्या एक प्रमुख उत्तरदायी कारण है। जनसंख्या में भी अनेक प्रकार के हमारे पहलू होते हैं जिनके कारण से सारे समस्याएं हमारी यथावत रहती हैं। दूसरे नंबर पर है हमारी बेरोजगारी। बेरोजगारी भी हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है जहां पर 70% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है और गांव में अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार होता है वह कृषि होता है। और कृषि का जो कार्य होता है इसमें 4 माह कृषक संलग्न होते हैं और शेष अवधि में वह बैठकर रह जाते हैं। तो इससे उनकी जो आय उपार्जन क्षमता होती है वह कम हो जाती है। पारिवारिक आय की स्थिति भी कमजोर होती है देश में और उसके कारण से बहुत सारी जो समस्याएं हैं इनका सामना उनको करना पड़ता है। उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये समस्याएं हमारी निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पर है यहाँ पर जो मानव पूंजी है वह निम्न स्तर की होती है, अर्थात उनमें कुशलता का अभाव होता है। जब हम विकसित देशों से हमारे मानव पूंजी का तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है कि जो मानव पूंजी की स्थिति होती है देश में वह निम्न स्तर की, क्योंकि उनके समुचित प्रशिक्षण की कमी होती है और प्रशिक्षण के कारण से जो श्रमिक वर्ग होते हैं वह कुशल नहीं होते और कुशल नहीं होने के कारण से उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह भी प्रभावित स्तर के नहीं होते और फलस्वरूप जो हमारी जो श्रमिकों की जो स्थितियां होती हैं आय उपार्जन की वह कम हो जाती है। फिर अगले पॉइंट पर देखते हैं हम कि निम्न स्तर की उत्पादन तकनीक। विकसित देशों से हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में जो उत्पादन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है यह भी निम्न स्तर की होती है। हम उन्नत देशों से जब तुलना करते हैं, एक क्षेत्र हम कृषि का ही लेते हैं, तो वहां पर कृषि के क्षेत्र में ऐसे ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। नए नए मशीन वहां पर निरंतर रूप में आविष्कृत होते रहते हैं और उनका प्रयोग वो उत्पादन कार्य में करते हैं कृषि के क्षेत्र में और फलस्वरूप कृषि भी वहां पर एक बड़े उद्योग की तरह संचालित होते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ जब हम अपने देश में बात करते हैं तो ये स्थितियां हमें प्राप्त नहीं होती। हमारे यहाँ निम्न स्तर की उत्पादन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने होते हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे हम कि जो साक्षरता होती है ये बाधक तत्व है हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के क्षेत्र में। तो देश में जो साक्षरता की स्थिति है पहले की तुलना में अभी काफी सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकताएं हैं। सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा देश के लोगों को साक्षर करें। बहुत सारी योजनाएं लोगों को साक्षर करने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा देश के जो लोग हैं वो साक्षर नहीं हुए हैं, या हम ये कहें कि साक्षरता की स्थिति में अभी भी देश पिछड़ा हुआ है, जो कि हमारे व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करता है या उसके मार्ग में बाधक बना हुआ है। फिर है हमारा जो अधोसंरचना है या आर्थिक संरचनाएं हैं इनकी कमी। जो देश में आर्थिक अधोसंरचनाएं होती हैं जैसे पुल, सड़कें, संदेश वाहन के जो साधन होते हैं या अन्य प्रकार के इस प्रकार की सुविधाएं जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन सुविधाओं का देश में अभाव है या कमी है, ये कह सकते हैं। तो ये जो कमी की स्थिति है इसके कारण से देश में जो व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन होने चाहिए, जिस तरह के वो परिवर्तन हमें प्राप्त नहीं होते, या ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के क्षेत्र में यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर है अगला पॉइंट हमारा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जमीन के अंदर भूगर्भ में, तो इनका समुचित मात्रा में विदोहन नहीं कर पाते। विदोहन की तकनीकों के अभाव में हम यहाँ पर सर्वेक्षण का कार्य नहीं कर पाते। सर्वेक्षण हो भी जाता है तो उनके विदोहन के लिए या नई मशीनों के लिए हमको विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है। तो इसके कारण से भी हमारा जो व्यावसायिक पर्यावरण है यह प्रभावित होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन का निम्न स्तर। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी हमको जो उत्पादकता की स्थिति है वह काफी निम्न स्तर की होती है। फलस्वरूप हम दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों से हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। पूंजी की कमी प्रमुख बात होती है यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में, और जो तकनीक होते हैं इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो पूंजी नहीं होने के कारण से नई तकनीकों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में कृषक वर्ग नहीं कर पाते, और उसके कारण से उनकी जो कृषि की उत्पादकता होती है वह निम्न स्तर की होती है और उनकी जो लागत होती है वह अधिक होती है, और इसके कारण से हम प्रतिस्पर्धा अन्य देशों में नहीं कर पाते। फिर अगला पॉइंट है सिंचाई और कृषि वित्त की कमी। देश में सिंचाई के संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी बहुत सारे हमारे परियोजनाएं ऐसे हैं जो लंबित हैं, और उनके कारण से एक बड़ा जो हमारा क्षेत्र है वो असिंचित होकर रह जाता है, और असिंचित होने का प्रभाव यह होता है कि वहाँ पर जो उत्पादकता होती है कृषि से वह बहुत ही कम हो जाती है, और उसके कारण से उसमें जो संलग्न व्यक्ति होते हैं उनकी भी आय काफी कम हो जाती है। और इसी के साथ में है हमारी कृषि वित्त की कमी। कृषि के क्षेत्र में जो संलग्न व्यक्ति होते हैं उनको आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, और उसके कारण से कृषि के क्षेत्र में वित्त की कमी बनी रहती है। फिर है अगला पॉइंट, औद्योगिक अस्वस्थता या रुग्णता या इंडस्ट्रियल सिकनेस इसको कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारी बहुत सारी ऐसी जो कमजोरियां हैं वो होती हैं, जैसे ऊर्जा के पर्याप्त उन्हें साधन उपलब्ध नहीं होते, खनिज पदार्थ उन्हें प्राप्त नहीं होते, कच्चे माल की उपलब्धता उन्हें नहीं होती, समुचित मात्रा में उन्हें कुशल श्रम प्राप्त नहीं होते, या उत्पादन के जो अन्य साधन हैं उनका
वो प्रयोग नहीं कर पाते, तो उसके कारण से भी यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनमें रुग्णता हो जाती है। आए दिन हम देखते हैं कि मजदूर संघों के द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें हड़ताल एवं तालेबंदी किए जाते हैं। हड़ताल एवं तालेबंदी करने के कारण से भी औद्योगिक रुग्णता की स्थिति निर्मित हो जाती है, उद्योग बीमार होते चले जाते हैं। फिर है हमारी बढ़ी हुई कीमतें। अगला पॉइंट, जो हमारे प्राइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि मांग हमारी वस्तुओं की ज़्यादा होती है और मांग ज़्यादा होने की स्थिति में उनकी पूर्ति उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से मांग की जाती है। तो पूर्ति कम होने और मांग अधिक होने के कारण से कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल हो जाता है, और कीमतों में उछाल होने के कारण से एक जो सामान्य वर्ग का उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं का उपभोग करने से वंचित हो जाता है। और जब उपभोग की स्थिति नहीं होती तो वहाँ पर जो हमारे आर्थिक चक्र होते हैं, ये आर्थिक चक्र हमारे ठीक से संचालित नहीं हो पाते और उसके दुष्परिणाम हमको प्राप्त होने लगते हैं। फिर है अगला पॉइंट, इसमें निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता में हम देखते हैं कि जो उत्पादन की स्थिति होती है, उत्पादन की स्थिति हमारे दूसरे देशों के तुलना में यहाँ पर निम्न होती है। तो इसमें बहुत सारे हमारे तत्व ऐसे होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, और उन तत्वों के कारण से जो हमारी उत्पादकता की स्थिति होती है वो निम्न हो जाती है, और निम्न उत्पादकता के कारण से उसके जो कुचक्र होते हैं वो हमारे इस व्यावसायिक पर्यावरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर अगला पॉइंट है लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। देश में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की स्थितियों पर पहले की स्थिति में अब काफी सुधार होने लगा है। निरंतर रूप से सरकारें अब सजग होने लगी हैं। लाल फीताशाही की स्थितियों से बचने के लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं, और साथ में हर संभव उनका प्रयास होता है कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। लेकिन अभी भी उतनी स्थितियां सुदृढ़ नहीं है इस क्षेत्र में। हम कह सकते हैं लाल फीताशाही की स्थितियों में अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचने में ही काफ़ी समय लग जाता है, और उसके कारण से जो परियोजनाएं होती हैं वो लंबित हो जाती हैं। बिना भ्रष्टाचार के इस प्रकार के परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। उसके कारण से जो निवेशक होते हैं वे परियोजना के क्रियान्वयन में विशेष रुचि नहीं दिखाते, और इसके कारण से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वह जन्म लेने लगती हैं। फिर है अगला पॉइंट काले धन की समस्या। जो आय करारोपण के लिए सरकार के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की जाती, इस प्रकार के आय को हम काला धन कहते हैं। और ये काला धन जिसे छुपा कर रख लिया जाता है, ये अर्थव्यवस्था का भाग नहीं बनता। उसके कारण से भी बहुत सारी समस्याएं हमारी जन्म लेती हैं। यदि संपूर्ण काले धन का प्रयोग यहाँ पर देश में किया जाए तो फलस्वरूप हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा गति मिल सकेगी। फिर है लास्ट पॉइंट, अनुसंधान के क्षेत्र में कमी। तो हम देखते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में निरंतर रूप में अनुसंधान की आवश्यकता होती है। सतत रूप में ग्राहकों की रुचियों में, आदतों में, फैशन में, उनके सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, और इनमें परिवर्तन के सापेक्ष जब हम अनुसंधान करते रहते हैं तो हमें आगामी रूप में अपने बाजार की स्थितियों के बारे में पता चलते रहता है। तो अनुसंधान में चूंकि पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, और पूंजी निर्माण में कमी होना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। तो इसके कारण से हम अनुसंधान नहीं कर पाते, और अनुसंधान न कर पाने के कारण से भी हमारे व्यावसायिक पर्यावरण के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। थैंक यू।